Hello students, welcome to Exam Mastermind. This is another lecture of accounting. Today we will see two more accounting principles. One is accrual, another one is not accrual. Uh, One is consistency and other one is conservatism. Accrual we have already covered in the last lecture. So today we will see consistency principle. कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो भी हम लोग अकाउंटिंग मेथड बना रहे हैं, मेथड यूज़ कर रहे हैं अकाउंटिंग करने में, ठीक है, जो भी अकाउंटिंग मेथड को अडॉप्ट किया जा रहा है अकाउंटिंग करने में, ठीक है, उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। मतलब आज हम लोग मान लो मेथड 1 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस ईयर हम लोग मेथड 1 यूज़ कर रहे हैं, तो उसके आने वाले ईयर को भी हम लोग को मेथड 1 को ही फॉलो करना चाहिए। मतलब ये मेथड मेरा कंसिस्टेंट रहना चाहिए अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड में भी, करेक्ट है? इसलिए जो भी अकाउंटिंग मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सपोज डेप्रिशिएशन जो हम लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे, डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं। अभी हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, ठीक है। डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से एक है स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर हम लोग डेप्रिशिएशन मान लो 2020 में स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहे हैं तो 2021 में भी हमें स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी रहेगी। अगर हम लोग डेप्रिशिएशन एक साल में कुछ और मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसके अगले साल में कुछ और मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग पीरियड्स के बीच में कंपैरिजन में दिक्कत आएगी, ठीक है। इसलिए ये बोला जाता है कि जब भी हम लोग कोई भी अकाउंटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। दिस इज द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन। The convention of consistency requires that once firm decide on certain accounting policies or method, ठीक है, एक बार कोई भी पॉलिसी या मेथड डिसाइड कर लें, ठीक है, जिसको हम लोग ऑलरेडी कुछ दिन यूज कर चुके हैं, इट शुड बी कंटिन्यू टू फॉलो द सेम मेथड और प्रोसीजर फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट इवेंट ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करते रहना फॉलो करने के लिए, ठीक है। दिस कंसेप्ट अलाउस कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तब हम लोग अलग अलग साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर पाएंगे, वरना कंपैरिजन काफ़ी मुश्किल होगा, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी कंपैरिजन में, हमें पता ही नहीं चल पाएगा हमारा फर्म ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, तो कंसिस्टेंसी फॉलो करना चाहिए, पर इसका क्या मतलब है कि हमें रिजिड हो जाना चाहिए किसी मेथड को लेके? वो भी नहीं होना चाहिए कि हमें रिजिडनेस भी नहीं दिखाना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं हुआ कि हमें एक ही मेथड फॉलो करते रहना है, ठीक है। इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग या फिर नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए हम लोग नई मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, वही चीज़ लिखा है यहाँ पे। बट द कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी डज नॉट इम्प्लाई दैट फर्म कैन नेवर चेंज इट्स मेथड्स एंड पॉलिसी। ये मतलब नहीं होता है कि फर्म को अपना मेथड और पॉलिसी चेंज ही नहीं करना चाहिए। एन एंटरप्राइज कैन चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इस केस में हमें अपनी पॉलिसी चेंज कर लेनी चाहिए, ठीक है। टू ब्रिंग बुक ऑफ अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद द इशूड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। मान लो कोई हम लोग मेथड यूज़ कर रहे हैं जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हमें उस मेथड को चेंज करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को जो फॉलो कर रहा है उस मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए। इसमें हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ लॉ, मान लो सरकार ने कोई नियम ही चेंज कर दिया, ठीक है, कि अब से डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट नहीं होगा, तो उसे उस केस में भी हमें उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्या है? when under changed circumstances it is felt that new method will reflect more true fair picture, ठीक है। अब हमें पता चल रहा है कि जो हम लोग मेथड यूज़ कर रहे थे वो अच्छा नहीं है, मतलब वो उतना इफेक्टिव नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? नया मेथड अडॉप्ट करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, नया मेथड अडॉप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो दिस वाज कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। नाउ वी विल सी कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म को प्रूडेंस प्रिंसिपल भी बोला जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है डायरेक्ट। कंजर्वेटिज्म इज ऑल्सो नोन एज प्रूडेंस। इस प्रिंसिपल को एक लाइन में समझा जाए तो उसका ये है कि जितने भी हमारे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जितनी भी एक्सपेक्टेड लॉस है उसको तुरंत रिकॉर्ड करेंगे। तो जितने भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जितने भी एक्सपेक्टेड लॉस होंगे लेकिन उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, ठीक है। एक लाइन में देखा जाए तो कंजर्वेटिज्म नहीं होता है, इसको और डिटेल में समझाता हूँ। पहले डेफिनेशन देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म रिक्वायर्स दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड अंटिल रियलाइज। जब तक हमें प्रॉफिट मिल ना जाए, जब तक अच्छे से रियलाइज ना हो जाए, तब तक हमें प्रॉफिट नोट नहीं करना है। बट ऑल द लॉसेज इवन दोज विच मे हैव ए रिमोट पॉसिबिलिटी, बट ऐसे लॉसेज जिसका थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी है कि ये लॉस हमारा हो सकता है, उसको उसी समय रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, ठीक है। इसे कहा जाता है कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल। एग्जाम्पल देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस
और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, ठीक है। एग्जाम्पल इसको ये एलाबोरेट करता हूँ मैं। मान लो मैंने 10 कार बनाए, 10 कार मैंने बनाए, इसको बनाने में मेरा हर कार को, ईच कार को 1 लाख खर्चा रहा है, ठीक है, 1 लाख। लेकिन मैं बेच रहा हूँ कार को कितना, 1.5 लाख में, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। हमें एक कार को बनाने में कितना लग रहा है, 1 लाख। सेलिंग प्राइस कितना लग रहा है, 1.5 लाख, ठीक है। जब मान लो इस फाइनेंशियल ईयर में मैंने 8 कार ही बेच पाया, मैं 8 कार बेची, तो उसको तो 1.5 लाख का एंट्री हो जाएगा। लेकिन 2 कार जो मेरा बच्चे बच जाएगा, तो उसका वैल्यू हम लोग 1.5 इंटू 2, जो मेरा बच गया उसका वैल्यू हम लोग 3 लाख नहीं लगाएंगे। जो हम लोग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएंगे, तो उसकी वैल्यू हम लोग मात्र 2 ही लाख लगाएंगे, 2 लाख ही लगाएंगे, क्योंकि 1 लाख ईच, 1 लाख इंटू 2। जो 2 कार मेरे बच गए थे, उसका वैल्यू हम लोग क्या रिकॉर्ड करेंगे, 2 लाख से, ना कि 3 लाख। 1.5 इंटू 2 नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें कंजर्वेटिज्म फॉलो करना है। मतलब 3 लाख दिखा देंगे तो हमारा क्या दिखाने लगेगा, एसेट का वैल्यू ज़्यादा है, एसेट का वैल्यू ज़्यादा है, मतलब हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि एसेट से ही प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिज्म क्या बोल रहा है, हमें 3 लाख नहीं दिखाना है, 2 लाख ही दिखाना है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक क्या था, मेरा 2 कार, जो 2 कार मेरे बच गए थे, इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। मान लो मैं अब उसको बेच ही रहा था 80,000 में कार को, ठीक है, और 1 लाख मेरा कॉस्ट प्राइस था। तो अब इन दोनों में से मैं क्या लिखूंगा, 80K वाला ही वैल्यू रखूंगा। क्यों? क्योंकि जो दोनों में से कम है हम लोग उसी को लिखेंगे, ठीक है। मान लो रियलाइजेबल वैल्यू ज़्यादा रहता तो हम लोग क्या लिख देते, कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, रियलाइजेबल वैल्यू कम है, तो क्या लिख देंगे, रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। हाँ, और इसका एग्जाम्पल क्या है, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट्स, ठीक है। कोई डाउटफुल डेप्ट है, ठीक है, जो हमारा पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्या है, उसके लिए हमें प्रोविजन बना रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्रोविजन बना देंगे। क्यों? डाउटफुल डेप्ट क्या है, मेरे लिए लॉस है, तो हम लोग उसको तुरंत डाउटफुल डेप्ट को लॉस में दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें हमारा प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कोई भी लॉस है जिसका थोड़ा सा भी पॉसिबिलिटी है, उसको तुरंत रिकॉर्ड कर लेंगे। ऑल द लॉसेज इवन दोज विच मे हैव ए रिमोट पॉसिबिलिटी आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस प्रिंसिपल। नाउ वी विल सी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, रूल्स होंगे, प्रैक्टिसेस होंगे, जो कि एक कंट्री या फिर पूरे वर्ल्ड में कॉमनली फॉलो किया जाता है। तो स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं जनरली, कि एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, जिस जो कंसिस्टेंट रहता है विद इन अ एरिया, विद इन अ कंट्री और विद इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो दीज आर अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, कि अकाउंटिंग करने का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ठीक है, उसके जो स्टैंडर्ड है, उसके जो प्रैक्टिसेस हैं, दोज आर कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दो हो सकते हैं, एक इंडिया का होगा अपना, ठीक है, एक इंटरनेशनल होगा, ठीक है। अब इंडिया को इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग, अब तो ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना जरूरी है। तो इंडिया ने क्या किया है, अपना स्टैंडर्ड प्लस इंटरनेशनल कन्वेंशंस जो भी है, उनको कंबाइन करके एक नया स्टैंडर्ड बनाया है। तो हम लोग देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, कौन बनाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में कौन स्पेसिफाई कर रहा है, बना रहा है, इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसने बनाया। इसे एएस बोला जाता है, AS1 कन्वेंशन, ठीक है। ये कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड भी है, मतलब कंपनीज एक्ट में बोला जाता है कि इसको फॉलो क्यों करो, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ ICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये पहला इंडिया का स्टैंडर्ड है, ठीक है। कोई वर्ल्ड का भी स्टैंडर्ड होगा, हाँ है। तो ये सब जो है आपका AS1 AS2 ये रूल्स एंड रेगुलेशन है। AS1 रूल क्या बोलता है, कैसे कैसे डिस्क्लोजर करना है हमें अकाउंटिंग पॉलिसी का। AS2 क्या बोलता है कि इन्वेंट्रीज का वैल्यूएशन कैसे करना है। AS3 क्या बोलता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं स्टैंडर्ड्स, वो याद करने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में बहुत कम चांसेस आने के, बस आप ये जान लो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन है, AS1 AS2 सो ऑन, ठीक है। अब जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया, ठीक है, तो क्या हुआ, हम लोग इंटरनेशनल अकाउंटिंग को भी कंसिडर करना पड़ा हम लोगों को, ठीक है। उसके लिए हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कौन से होते हैं, वो स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इनको इशू कौन करता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB। IASB क्या करता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब रूल्स बनाता है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड वाइड में
सबको फॉलो करना है, जो कि वर्ल्ड वाइड में कॉमन रहेगा, सबको फॉलो करना है। जब IFRS बन गया, जब IFRS बन के तैयार हो गया, तो क्या करना है, इंडिया को फॉलो करना पड़ेगा उसको। तो इंडिया ने कैसे फॉलो किया इसको, अपने स्टैंडर्ड्स और IFRS में कुछ दोनों को कंबाइन किया और कुछ कुछ चेंजेस लाके एक नया स्टैंडर्ड बनाया जिसे बोला था इंड AS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या किया गया, देयर आर टू अल्टरनेटिव प्रोसीजर ऑफ ए कंट्री टू इम्प्लीमेंट IFRS। क्या हो गया, अडॉप्टिंग द IFRS इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। जो ओरिजिनल, इंडिया के पास दो चॉइस थे कि जो ओरिजिनल है उसी को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया जाए, बिना चेंज किया जाए। दूसरा क्या था, कन्वर्जिंग IFRS बाय मेकिंग मॉडिफिकेशन वेयरएवर नेसेसरी। दूसरा ऑप्शन क्या था कि IFRS के रूल्स को इंडिया अडॉप्ट करे, लेकिन कुछ कुछ मॉडिफिकेशन के साथ। जैसे एग्जांपल, लैंग्वेज चेंज कर दिया, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज होगी तो इंडिया में हिंदी लैंग्वेज भी अलाउड हो जाएगी। तो जो माइन्यूट मॉडिफिकेशन है उसको करके इंडिया ने IFRS को अडॉप्ट कर लिया। अब जो भी ये रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे बनेंगे, जैसे ये जो रूल्स बने, इसको सबसे पहले कौन अप्रूव करेगा, IICA। IICA क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इसको पहले अप्रूव करेगा, ठीक है। उसके बाद ये किसके पास जाएगा, NACAS क्या है, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। ये मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, उसके पास जाएगा। ये इसने भी अप्रूवल दे दिया, तो फाइनली किसका अप्रूवल चाहिए, तो फाइनली अप्रूवल चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसका अप्रूवल दे दिया, तो वो इंड AS का जो भी रूल बना है वो वैलिड हो जाता है। मतलब अब इंडिया की सारी कंपनी को उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अप्रूवल कौन देगा, IICA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर उसके बाद जाएगा NACAS के पास, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर उसके बाद किसके पास जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके अप्रूवल के बाद जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बने वो नोटिफाई हो जाएंगे, मतलब अब वो रूल्स एंड रेगुलेशन इंडिया में फॉलो किया जाना होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें कन्वेंशन क्या यूज़ करते हैं, इंड AS। देखिए फॉर एग्जाम्पल, इंड AS 101, ये क्या बोलता है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है। 104 में इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंटिंग कैसे होगा, 108 में ऑपरेटिंग सेगमेंट्स क्या क्या होंगे, AS2 में देखो क्या है, इन्वेंट्रीज है, AS7 में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे हैं, तो ये भी ज़्यादा याद रखना जरूरी नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। लेक्चर्स पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।